तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको गोल्डी बराड़ के कुछ ऐसे किस्से सुनाने जा रहा हूँ जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में जिस शख्स का नाम सबसे बड़े लेवल पे उभर के आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा, उस शख्स ने कैसे विदेश में बैठ के हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों को, ख़ास तौर पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ के लोगों को, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, यहाँ के लोगों को डरा धमका के बहुत बड़े लेवल पे फिरौती की मांग की, उनके बच्चों को किडनैप करने की धमकियाँ दी और उनसे कई केसेस में बड़ी रकम वसूली भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे टकर जाते हैं जिन्होंने पैसा देने से इनकार किया, लेकिन फिर भी उनका नुकसान हो गया। बहुत ट्रैजिक लगता है ये बताना कि एक क्रिमिनल जो पुलिस के हाथों से दूर कहीं विदेश में बैठा है और उनके फ़ोन की धमकियों से हिंदुस्तान में बैठे किसी आदमी की मेंटल टेंशन, जब वो आदमी अपने दिल को लगा लेता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा ही एक वारदात हरियाणा में हुई। अभी 7-8 महीने पहले की बात है, पुराना केस नहीं है। हरियाणा के बहुत से लोग जो पुराने रहते हैं उनको मालूम होगा, एक मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में जिनका नाम था जगदीश नेहरा। 1985 से लेके शायद 82 से लेके 87 तक वो कोई मंत्री रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा के। उसके बाद 90 से 95 तक कुछ वो इरिगेशन मिनिस्टर भी रहे। अच्छी खासी पॉलिटिकल हस्ती हरियाणा की। 3-4 बार एमएलए बने, 3 बार मंत्री रहे। और देखिए इन लोगों की हिमाकत। आज से 8 महीने पहले गोल्डी बराड़ का उसको फ़ोन आता है मंत्री जी के बेटे को, सुरेंद्र नेहरा, जो अपने आप में एक बिजनेसमैन था। मंत्री का बेटा तो था ही, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी था, यंग एज का, मिडिल एज का लड़का। उसको थ्रेट आती है और बहुत बड़ी फिरौती की रकम गोल्डी बराड़ द्वारा मांगी जाती है। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड था, हालांकि उनकी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, लेकिन उन्होंने अपना असर सूख करवा के एक एफआईआर दर्ज करवाई सरसा पुलिस स्टेशन में, जहाँ के वो रहने वाले हैं। और वो एफआईआर के बाद जिसमें गोल्डी बराड़ का नाम लिया हुआ है, बिश्नोई गैंग का नाम लिया हुआ है, तो हरियाणा पुलिस ने उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की राउंड द क्लॉक। तो सुरेंद्र नेहरा को राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी हरियाणा सरकार ने दी। लेकिन वो शख्स इनकी रोज़ रोज़ की धमकियों से इतना परेशान हुआ कि इसी साल, अभी थोड़े दिन पहले 18 मई को, उस शख्स की ब्रेन हैमरेज से डेथ हो जाती है। देखिए, पैसे का लेन देन अपनी जगह, लेकिन ये गैंगस्टर की धमकियां सुन के एक मिडिल एजड बड़ा आदमी जो पैसे वाला भी था, असर रसूख वाला भी था, उसको भी इतना मेंटल प्रेशर हुआ कि उस आदमी का ब्रेन हैमरेज हो गया। अभी 18 मई को उसकी ये दर्दनाक दुखदाई मौत हुई है। तो इस तरीके से ये गैंगस्टर जो अभी सिद्धू मूसेवाले के केस में जिनका नाम आ रहा है, ये कोई नए कारिंदे नहीं हैं, बहुत पुराने पापी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोगों को नकेल डालने के लिए अभी तक सरकारों ने कोई पायदार कदम क्यों नहीं उठाए। खैर, सुरेंद्र जी की बात छोड़े, सरसा में ही एक और बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है जो टीसी के नाम से मशहूर है।
टी फॉर ट्रैफिक, सी फॉर चंडीगढ़, टीसी। अब ये टीसी कौन है? ये बहुत बड़ा क्रिकेट का सट्टा बाज़ार का बुक्की है, सरसा का, करोड़ों में खेलता है। टीसी को असली नाम तो उसका सतीश अरोड़ा है, लेकिन टीसी के नाम से वो आदमी मशहूर है। उसको गोल्डी बराड़ की धमकी आती है कि 60 लाख रुपया हमें भेज दो, नहीं तो आपके बेटे को उठा लिया जाएगा। अब कमाल है, आप एक आदमी से पैसा मांगने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए उसके 8-10 साल के बेटे की ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हो। तो उस आदमी ने पैसा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि टीसी भी बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। सरकारें, दरबार, पुलिस, पॉलिटिशियन उसकी बहुत चलती है। तो उस आदमी को लगा कि ये बाहर से फ़ोन कर रहे, मेरा क्या बिगाड़ देगा। लेकिन जब 2-3 बार धमकियां देने के बाद भी उसने कोई पैसा देने का प्रॉमिस नहीं किया, तो एक दिन रात को 9 बजे 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार होके आते हैं। जो पीछे बैठे आदमी होते हैं वो गोलियां चलाते हैं, 2-2 गोलियां, दोनों 4 गोलियां इसके घर के कमरे पे चलाई जाती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली उस समय उस कमरे में कोई नहीं बैठा था। ये लोग पीछे वाले अंदर किचन के साथ कमरे में खाना खाने बैठे थे। लेकिन इशारा काफ़ी था। जो एक डर का माहौल पैदा करना था वो घर में हो चुका था। घर की औरतें, बुज़ुर्ग, बच्चे डरे हुए थे। तो आखिर टीसी का काम भी कुछ इसी किस्म का 2 नंबर का था। उसने अपने लेख निकाल के कुछ बातचीत करके, सौदेबाजी करके, कहा जाता है कि उसने 30 लाख में मंडवाली कर लिया। हालांकि इसका सबूत कोई नहीं है। टीसी ये बात मानने से इनकार करता है। लेकिन उस दिन के बाद उसको कोई धमकी नहीं मिली, कोई उसके घर पे नहीं आया। इस किस्म के अपराध ये गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के लोग इतने सालों से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली में कर रहे हैं और कोई पुख्ता कार्रवाई किसी भी राज्य की पुलिस से इनके खिलाफ नहीं होती है। तो आप देखिए कि अभी आपको और बता दूं कि पंजाब और चंडीगढ़ में बहुत बड़े बड़े हादसे ऐसे हुए हैं जिनकी बाहर किसी को हवा तक नहीं लगी। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहां बड़े उद्योगपतियों के बच्चों को किडनैप करने की धमकी देके करोड़ों ऐंठे गए। और पिछले दिनों एक बहुत बड़ा व्यापारियों का डेपुटेशन, अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारियों का एक डेपुटेशन दिल्ली के होम मिनिस्टर अमित शाह को मिला और उनको ये बहुत अपने तरीके से उन्होंने बताया कि हमें गैंगस्टर से बड़े लेवल पे धमकियां मिल रही है। कई केसेस में तो चिट्ठियां भी लिखी गई हैं और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। वो सिंगर सेलिब्रिटी जिनका उनके घरों में आना जाना है और उन बड़े लोगों का ये मानना है प्राइवेट में। अब उन्होंने अमित शाह को क्या बताया वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि जो बड़े बड़े सिंगर्स के साथ उनका रिश्ता था उनकी वजह से ही कहीं उनके घर की अंदरली हालात, जो अंदर की उनकी जो ताकत है, उनकी पहुंच है, उसको गैंगस्टर तक पहुंचाया जाता है। उनमें से बहुत सारे लोगों की तार जो है वो हाईलैंड अपार्टमेंट से जुड़ती है मोहाली में। हमारी पहली चैनल थी जिसने कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र किया था कि पंजाब के बड़े बड़े गैंगस्टर्स के कारिंदे हाईलैंड हाइट से ऑपरेट करते हैं। मोहाली में एक रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे 2 नंबर वाले लोगों की बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट है। उसमें कुछ बड़े पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक रेड होती है।
उस रेड में उसी तरह की 2 और सोसाइटीज़ हैं। तो तीनों को मिला के एक बड़े लेवल पे एक डीआईजी की निगरानी में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन होते हैं, जिसमें 20 लोगों को पकड़ा जाता है, जिसमें 7 हथियार मिलते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन, कोई 18 ग्राम अफीम मिलती है और 21 लाख रुपए कैश में बरामद होते हैं। लेकिन उसके पहले भी हाइनर अपार्टमेंट पर रेड हुई है, उसमें क्रिकेट बुकी पकड़े गए हैं, उसमें जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले लोग भी पहले पकड़े गए हैं, उसमें ड्रग तस्कर भी पकड़े गए हैं। और देखिए उसी बिल्डिंग में एक बार सिद्धू मूसावाला ने भी एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन उसके बाप को जब पता चला तो उसने मना किया कि देखो वो जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है, तुम्हें वहाँ रह के नुकसान हो सकता है। और कुछ महीनों के बाद सिद्धू मूसेवाले ने वो अपना हाईलैंड टाइट का फ्लैट जो था वो सेल कर दिया था। बहुत से सो कॉल्ड सेलिब्रिटी वहाँ रहते हैं, लेकिन आधों का जो धंधा है वो 2 नंबर का धंधा है। जिस्म फरोशी का धंधा, कबूतरबाजी का धंधा, ड्रग का धंधा और इस किस्म के अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं से रिश्ते रखना, लोगों की खबरें देना, इस किस्म का काम उस एक अड्डे से होता है जिसको मैं द हेवन फॉर क्रिमिनल्स कहता हूँ। ऐसे अड्डे हर शहर में होते हैं, वो अकेला नहीं है। 3-4 और भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लोग बहुत सारे, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट खरीद के रखे हुए हैं, खुद बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं और ये बड़े हाई एंड लोगों को बहुत बड़े किराए पे दिए जाते हैं। उनमें एक जलवायु नगर है, हाइट्स है, इस किस्म की और 2-3 सोसाइटियाँ भी हैं मोहाली और उसके आसपास, जीरकपुर में कुछ है। तो जब तक पुलिस ऐसे लोगों पे जो सामने नज़र आते हैं उनके ऊपर नकेल नहीं कसेगी, इस किस्म के हादसे, इस किस्म की ट्रेजिडीज़ होती रहेगी। और देखिए सबसे शर्म की बात यह है कि इतने बड़े बड़े पंजाबी के सिंगर, इतने बड़े बड़े पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर जो एक ज़माने में सिद्धू मूसेवाले को भाई भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, तू हमारा हीरो, तुम ये वो, लेकिन उसकी मौत के बाद किसी की ज़बान तक नहीं खुली। किसी ने थोड़ी सी हिम्मत करके भी ये नहीं कहा कि मूसेवाले के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसका कत्ल नहीं होना चाहिए था। वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि बड़े दिल वाले शेर दिल इंसान हैं, हम पंजाब के शेर हैं, हम पंजाब के चीता है, ये है वो हैं, टाइगर है, सब भीगी बिल्लियां बन के बैठे हैं। किसी में हिम्मत नहीं हुई इस किस्म के क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाने की। मैं कहता हूँ कि इसमें से तो मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री अच्छी थी। कोई 2-4 लोग तो थे जो आवाज़ उठाते थे, जिनमें भले वो कमज़ोर थे, एजड थे, सीनियर थे, लेकिन इस किस्म के कामों के खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाते थे। जिनमें भट्ट साहब हुआ करते थे, जावेद अख्तर थे, इस किस्म के लोग हमेशा अंडरवर्ल्ड के दखल के खिलाफ बड़ी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाते थे। लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के किसी यूनियन, किसी एसोसिएशन, किसी हीरो, किसी हीरोइन ने और किसी सिंगर ने, वो मेल सिंगर हो या फीमेल सिंगर हो, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो ये एक इतना डर का माहौल, इतनी दहशत ये गैंगस्टर की वजह से है या इनका अपना लालच या अपना डर इनको बोलने नहीं देता। कोई ना कोई बात तो है। देखिए अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, आप बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्रिमिनल का हौसला बुलंद होगा। इसी तरह बहुत से कलाकार जो हैं वो पॉलिटिक्स में आ गए, एमएलए बन गए, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई, जिनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिली हुई है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी पंजाबियों की जो
एक जिंदा दिली की ज़मीर थी, वो शायद नशे में या क्राइम में डर डर के मरती जा रही है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।